हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड 2021 का सोशल स्टडीज़ का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम दो पार्ट में आज सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में हम जनरल क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले वाले पार्ट नंबर 2 में हम सोशल स्टडीज़ के 50 स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन पेपर, जो कि ये 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, आलमी दायरा सेहत यानी कि WHO ने कोविड-19 को वबा यानी कि कब उसने महामारी घोषित किया है। तो ये कब घोषित किया? 30 जनवरी 1920 को, 31 दिसंबर 2019 को, या 11 मार्च 2020 को, या आपका ऑप्शन है 20 जनवरी 2020 को। अगर आपको इसका ऑप्शन मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों 11 मार्च 2020 को ये WHO ने इसको वबा करार कर दिया था। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं WHO से रिलेटेड। तो दोस्तों WHO जो है उसका जो हेडक्वार्टर है उसकी सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका है जेनेवा में, जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के अंदर ये जेनेवा स्थित है, यानी कि आपका जो WHO का हेडक्वार्टर है इनडायरेक्टली अगर देश की बात करेंगे तो आपका स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। इससे भी क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, मस्नूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजिद कौन है? तो देखते हैं, एलन तोरंग या जॉन मैकार्थी या जॉन बेक्स या मारून मंस्की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका जॉन मैकार्थी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? यानी कि आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, आपसे सिटी पूछी, कैपिटल पूछी गई है तुर्की की। तो तुर्की की जो कैपिटल है अंकारा है, अंकारा जिसको हम कहते हैं, या दोहा है, या लोसाका है, या कंपाला है। तो दोस्तों जो तुर्की की जो कैपिटल है आपकी वो है अंकारा। इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग है वो ये है ANKARA, अंकारा। और दोहा आपको मालूम ही है कहाँ की राजधानी है। URL यानी URL की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है, या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक लोकेटर है, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। आइन की दफ़ा 370 को कब मंसूख किया गया, यानी कि कब उसको हटा दिया गया? 370 कब हटी? क्वेश्चन बेसिक ये है, 26 जनवरी 2019 को, या 15 अगस्त 2019 को, या 20 जनवरी 2019 को, या डी ऑप्शन में आपका 15 अगस्त 2019 को। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, जो आपकी 370 जो हटी थी वो हटी थी 5 अगस्त 2019 को। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ही देखते हैं, आईना अकबरी के मुसन्निफ कौन है? यानी कि आईना अकबरी जो बुक है उसको किसने लिखा है ये पूछा गया है। अबुल फजल ने, ईश्वर दास ने, अब्दुल समद ने, या अबुल फैज ने? तो दोस्तों इसको जो लिखा है वो लिखा है अबुल फजल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। और आईने अकबरी के अलावा इन्होंने अकबरनामा भी लिखी है। क्या लिखी है? अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज हैं सुजाता मन्नूर, या आपका है रूमा पाल, या फातिमा बीबी, या सुधा मिश्रा? तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली खातून जो जज थी, यानी कि पहली फीमेल जो जज बनी थी, वो बनी थी आपकी फीमेल थी वो थी आपकी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। और ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 6 अक्टूबर
यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, 6 अक्टूबर 1989, यानी कि 6 अक्टूबर 1989। और सेकंड जो थी, सेकंड बनी थी सुजाता मनोहर। सुजाता मनोहर जो कि आपकी ये बनी थी, ये सेकंड नंबर की है। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1994 से लेकर 1999 तक रहा था। 1994 से लेकर 1999 तक। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन सा मुल्क क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका आपको करेक्ट ऑप्शन पहले से ही मालूम है, क्योंकि आप सब क्रिकेट फैन, ज़्यादातर आप इंडिया में क्रिकेट फैन होते हैं। तो क्या न्यूजीलैंड करेगा, क्या श्रीलंका करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा या हिंदुस्तान करेगा? तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है 50-50 वो आपका होगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब मैं पूछ लेता हूँ 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर हुआ था? 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था और उसको किसने जीता था? कौन उसमें वॉन हुआ था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक निसाबी शनाख्त हैं। तो एनईपी से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे आने वाले हैं। एनईपी 2020 को बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। क्या 3-3-4-5 है, या 4-4-2-5 है, या 4-3-3-5 है, या 3-3-5-4 है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑलरेडी आपको अगर मालूम भी होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं, 4+3+3+5 करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी। बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 में। 2020 में नोबेल इनाम बराए तबियत किसको हासिल हुआ? यानी कि दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही पूछा गया है कि आपसे फिजिक्स के अंदर, यानी कि इसका मतलब है आपका फिजिक्स के अंदर आपसे जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में वो किसको मिला? नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2020 का किसको मिला? तो जेनिफर डोडोना, रॉबर्ट विल्सन, लुइस गल्ग या रॉजर पेजोस? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही है, रोजर पेनरोज। इनको ही मिला आपका फिजिक्स का 2020 का नोबेल प्राइज। अच्छा, जेनिफर डोडोना को मिला है आपका केमिस्ट्री का 2020। और रॉबर्ट विल्सन को मिला दोस्तों इकोनॉमिक्स साइंस का। इनको मिला इकोनॉमिक्स साइंस का। और आपका जो लुइस गल्क है इनको मिला दोस्तों लिटरेचर का। इनको मिला लिटरेचर का। तो ये वाले भी आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं जनरल उर्दू के, यानी कि आम उर्दू के 10 क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमे के आखिर में बढ़ाकर मायनों में इजाफा करे क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? अब देखते हैं। लाहिका कहलाता है, या तो साबिका कहलाता है, या मुतरादिफ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी के लास्ट आखिर में, यानी कि लास्ट में बढ़ाकर मायनों में इजाफा करे, वो कहलाता है दोस्तों लाहिका। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए, लाहिका। साबिका किसको कहते हैं? तो अगर शुरू में लगाए, अगर मतलब कोई ऐसा कलमा जो शुरू में लग जाए और उसके मायनों में इजाफा कर दे तो वो कहलाएगा आपका साबिका। यानी कि साबिका का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग में लगेगा आपका ये, और लाहिका लगेगा आपका लास्ट में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। लफ्ज़ शर्त की जमा क्या है? शर्ते, शरूत, या शराइत, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? शर्तें हैं, शरूत है, या शराइत है। तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है, शर्त की जो जमा है वो है शराइत। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। लफ्ज़ इसराफ की ज़िद क्या है? यानी कि आपसे मुतज़द पूछा है। खर्च, कसरत, कसीर, या आपसे है बुख्ल। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा बुख्ल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नावल आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? यानी कि किसने ये लिखी है?
तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन बानो कसीदा कुदैसा, कुरतुल एन हैदर, असमत चुगताई या खदीजा मस्तूर। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑलरेडी आपको मालूम ही है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कुर्रतुल एन हैदर। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। हर्फ आना के मानी क्या है? हर्फ आना के मानी क्या है? तो घबरा जाना, खामोश होना, बदनाम होना या भाग जाना। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसका जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदनाम होना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बदनाम होना। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस लाता है उसे क्या कहते हैं? मतला, रदीफ, काफिया या मक्ता। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि कोई अपना एक तखल्लुस होता है उसको बयान करता है, वो कहलाता है आपका मक्ता। वो कहलाता है आपका मक्ता। अच्छा, मतला किसे कहते हैं? मतला वो जो स्टार्टिंग लाइन में यूज होता है, तो वो कहलाता है मतला। ये कहलाएगा स्टार्टिंग लाइन वाला। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल का बेहतरीन शेर, या गज़ल का आखिरी शेर, या गज़ल का पहला शेर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैतुल गज़ल उसे कहते हैं जो गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर होता है, उसको कहते हैं बैतुल गज़ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 18। नॉवेल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी का है, फ्रांसीसी का है, इतालवी का है या आपका यूनानी का है? तो दोस्तों यह है इटालियन लैंग्वेज यानी कि इतालवी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसी में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? निकले तेरी तलाश में कौन सी सिन्फ अदब से ताल्लुक़ रखता है? यानी कि निकले तेरी तलाश में कौन सी सिन्फ अदब से ताल्लुक़ रखता है? आप बीती है, या नॉवेल है, या दास्तान है, या आपका सफ़रनामा है? तो दोस्तों ये है आपका सफ़रनामा। निकले तेरी तलाश में है आपका सफ़रनामा। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये लिखी गई है दोस्तों मुंतनी सिर हुसैन ने, इन्होंने लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, यानी कि उर्दू के लास्ट क्वेश्चन में। खुदाए सुकन किस शायर को कहा जाता है? और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उर्दू के इन क्वेश्चंस में। खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? क्या अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा गालिब को, या नज़ीर अकबराबादी को? तो दोस्तों खुदाए सुकून जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका मीर तकी मीर को। अब वो बाकी के भी जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, शायर मशरिक। और जो मिर्ज़ा गालिब हैं उनको दबीरुल मुल्क का टाइटल भी दिया जाता है, दबीरुल मुल्क। दबीरुल मुल्क या नजमुद्दौला या आपका मिर्ज़ा नौशा। मिर्ज़ा नौशा भी इनको कहा जाता है, मिर्ज़ा नौशा। या एक और टाइटल दिया जाता है वो होता है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला आप याद रखेंगे। मिर्ज़ा और नज़ीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी जो है शेख वली मोहम्मद वली इनका नाम था, और इनको उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू का पहला अवामी शायर। उर्दू का पहला अवामी शायर कौन है? आपके नज़ीर अकबराबादी। तो ये इनमें से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक आपके इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है? आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन दिस पॉइंट। टू आएगा, इन आएगा, एट आएगा, या विद आएगा। तो आई डू नॉट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे एग्री नहीं, इस पॉइंट पर मैं तुमसे एग्री नहीं हूं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें
डी। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा, सही स्पेलिंग कौन सी है। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ये। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम होना। रिसीडिंग का मतलब होता है कम होना। क्वेश्चन नंबर अब 23 में चलते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड एपिग्राफी, कैलीग्राफी, पैलियोग्राफी या नन ऑफ दिस, तो आपका क्वेश्चन बोला गया है। तो दोस्तों जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो कहलाता है वो आपका कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलीग्राफी। अच्छा, एपिग्राफी किसे कहते हैं, पुराने लेख का जो अध्ययन करता है। क्या, पुराने लेख का अध्ययन, पुराने लेख का अध्ययन जो करता है वो कहलाता है आपका एपिग्राफी। और पैलियोग्राफी किसे कहते हैं, ऐतिहासिक लिपियों का अध्ययन, ऐतिहासिक लिपियों का अध्ययन, ऐतिहासिक लिपियों का अध्ययन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज एक्सिस, एम्पल, स्कैंट या सरप्लस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मीगर का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, यानी कि सरप्लस भी ज़्यादा होता है, एम्पल भी ज़्यादा होता है, एक्सिस भी ज़्यादा होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स आपका मीगर, मीगर का मतलब होता है दोस्तों कम, और यहाँ पर जो आपका एक्सिस है वो ज़्यादा आता है, एम्पल भी ज़्यादा, सरप्लस भी ज़्यादा। लेकिन जो स्कैंट का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है आपका कम। तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। द हाउस रिमेन्ड डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, एम्प्टी, वैकेंट, ब्लैंक या अनफिल्ड। तो देखते हैं क्या आएगा। अब टू रिमेन अनयूज का मतलब यह है कि वहां पर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी कि वो वैकेंट है, आपका वैकेंट है, यानी कि एम्प्टी तो नहीं कहेंगे, एम्प्टी तो ब्लैंक भी नहीं और अनफिल्ड भी नहीं। तो वैकेंट होता है ना कि यहाँ पे एक वैकेंट, एक कोई पोस्ट वैकेंट है या रूम वैकेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। टू लाई ऑन हैंड, ऑप्शन है टू बी इन ग्रेट डिमांड, टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, टू रिमेन अनयूज्ड या टू बी इन ग्रेट क्राइसिस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 26 का, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिमेन अनयूज्ड, यानी कि हाथ में पड़ा रहना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका हाथ में पड़ा रहना। और रिमेन अनयूज का मतलब भी क्या है कि मतलब किसी काम का ना होना, ऐसे ही पड़ा रहना। 27, चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, शाय, शायर, शाइस्ट। अगला क्या है, वियर्ड, वियर्डर, वियर्डेस्ट या स्टिंगी, स्टिंगियर, स्टिंगेस्ट या रिनोन, रिनोंडर, रिनोंडेस्ट। अब इनकरेक्ट ढूंढना है दोस्तों यहाँ पर। अब इनकरेक्ट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में है। क्यों, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए थी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 में, माई सिस्टर वॉज डैश आउट ऑफ विंडोज। क्या कर रही है, सीइंग कर रही है या व्यूइंग कर रही है या वॉचिंग कर रही है या लुकिंग। अब विंडो यानी कि आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर। अब क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, सीइंग आएगा, क्या व्यूइंग आएगा, क्या वॉचिंग आएगा या आपका लुकिंग आएगा। तो आपका उसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुकिंग, लुकिंग कर रही है। सीइंग आउट का मतलब होता है किसी को छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाना। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसको छोड़ने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं ना, गेट तक जाते हैं, वो होता है आपका सीइंग आउट। तो सीइंग आउट तो नहीं होगा यहाँ पर। और आपका जो वॉचिंग आउट होता है वो होता है आपको चौकन्ना करना, और व्यूइंग आउट आपका होगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लुकिंग आउट, यानी कि बाहर की तरफ देखना,
विंडो से बाहर की तरफ देखना। अब चूज द करेक्ट वन, क्या क्वेश्चन में बोला गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस। अब यहाँ पर भी आप दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, ये वाला प्रैक्टिस तो होगा नहीं, तो ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यही दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो प्रैक्टिस मेक्स आएगा या मेक आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस एक सिंगुलर नाउन है, क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन क्या लेता है आपका, मेक्स लेता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेक नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि इंग्लिश के अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऐड अ प्रीफिक्स टू अ वर्ड डैश नोबल, अननोबल, इमनोबल, इग्नोबल या इननोबल। तो दोस्तों अननोबल भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, ये होगा इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब क्या हो जाता है, इग्नोबल अगर आप वर्ड लिखेंगे, क्या, इग्नोबल, उसका मतलब होता है नीच, नीच। और नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है आप जानते ही हैं पहले से, शरीफ। तो ये थे दोस्तों इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी क्या है। मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी यानी कि टीचर की क्या अहम जिम्मेदारी है, कमरे की जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, तलबा की हमजहत नशोनुमा में मदद करना, या तलबा को मुलज़िमत के लिए तैयार करना, यानी कि काम कराने के लिए नहीं, तलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना। दोस्तों सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयार करना या उनको मुलाजिमत के लिए तैयार करना, ये सब तो आपके गलत ऑप्शन हो जाते हैं। अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, या तलबा की हमजहत नशोनुमा में मदद करना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो आपके पेपर में भी आ सकता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम से भी ये जानते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में, एक मुअल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए, हाकिमाना होना चाहिए, क्या मुतसब्बियाना होना चाहिए, मुशफ़िक़ाना होना चाहिए, जाबरदाराना होना चाहिए। तो हाकिमाना तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन डी। आपका हो जाएगा मुशफ़िक़ाना, यानी कि शफ़क़त से पेश आने वाला, यानी कि उनसे एक आप रिलेशन ऐसा बनाए कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिससे वो हेजिटेट ना करे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने में। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन करेगा तो फिर आपसे वो पढ़ाई में फिर वो दिलचस्पी आपके सब्जेक्ट में नहीं लेगा। इसीलिए आपसे ज़रूरी है कि आप उससे दोस्ती का माहौल कायम करें और फिर उसको पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 33 में, तालीमी अमल में मरकज़ तवज्जो किसकी ज़ात होनी चाहिए, तालिब इल्म की, मुअल्लिम की, वालिदैन की या मुंतज़िम की। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में आपको समझाऊं, यानी कि ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टीचिंग है वो उसका सेंटर क्या होना चाहिए, उसको सेंटर किस तरीके से लेना चाहिए, कि तालिब इल्म होना चाहिए, मुअल्लिम यानी कि टीचर, तो टीचर सेंट्रिक क्लास अभी कभी नहीं होगी, यानी कि टीचर सेंट्रिक क्लास आप कभी भी नहीं कराएंगे। मुंतज़िम यानी कि आपकी जो कमेटी होती है वहाँ से भी कोई लेना देना नहीं है, और वालिदैन से भी कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी क्लास होती है वो होती है दोस्तों स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंट्रिक ना बोलकर आप इसको लिख सकते हैं लर्नर सेंटर आपका होना चाहिए। यानी कि जो लर्नर, जो सीखने वाला है, यानी कि तालिब इल्म, स्टूडेंट सेंटर, उसको सेंटर मानना है और फिर आपको वहाँ पे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, अगर कोई तालिब इल्म आपके साथ बदसलूकी करता है, यानी कि क्लास के दौरान की बात चली है, तो बतौर मुअल्लिम आप क्या करेंगे, साथ ही मुअल्लिमा को मुतहरिक करेंगे? नहीं बिल्कुल, यानी कि ये तो गलती हो जाएगा। वालिदैन से उसकी शिकायत करेंगे? नहीं दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की
तलाश आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इसमें। यानी कि आपको वालिदैन से शिकायत नहीं करनी, आपको उसके साथ इस तरीके से पेश आना है, इस तरीके से आपको पेश आना है कि वो फिर आपके साथ कभी भी बदसलूकी क्लास में करे ही नहीं। स्कूल इंतज़ामी की मदद से तलब करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर तो वो और आपको चिढ़ाएगा। या आपका आपसे है कि अपने तर्ज अमल से उनके सलूक को बेहतर बनाएंगे, बिल्कुल। यानी कि आप इस तरीके से वहाँ पर आप अमल करेंगे उनके सामने, जिससे उनको थोड़ा लगेगा और वो फिर आपसे सीखेंगे और उनके सलूक जो होंगे उनके जो वो और बेहतर होते चले आएंगे। तो आपको अपने किरदार के अपनी पर्सनालिटी से वहाँ पर बच्चों को मुतय्यन करना है, यानी कि उनको बेहतर बनाना है। अब दोस्तों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, अगर तलबा पढ़ाए जाने वाला सबक समझ नहीं पा रहे हैं तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। यानी कि जो आपने टीचर उसको सबक पढ़ाया स्टूडेंट को, तो वो पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, मवाद को आसान बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मिसालों के ज़रिए समझाना चाहिए, ये भी ठीक है। यानी कि जो आपका कंटेंट है उसको आसान बनाए, बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम्पल आप डिफरेंट दे सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। या तदरीसी तरीका बदलना चाहिए, जिस मेथड से आपने पढ़ाया था उसको आप बदल दे, वो भी ठीक है। यानी कि आपके तीनों ही ऑप्शन ठीक है और यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में। असाइनमेंट का मकसद क्या होता है? यानी कि जो आपके असाइनमेंट क्लास में दिए जाते हैं उसका क्या मकसद होता है? तलबा को मसरूफ़ रखना? नहीं दोस्तों, तलबा को मसरूफ़ रखने की और भी चीज़ें होती हैं। तलबा को मुताल्ले की आदत डालना या मुअल्लिम का बोझ कम करना? नहीं, टीचर का बोझ कभी भी कम नहीं होगा उससे। ख़त में बेहतरी लाना। अब राइटिंग के लिए असाइनमेंट क्यों देगा? राइटिंग के लिए राइटिंग दे सकता था, तो ख़त में बेहतरी लाना भी नहीं होगा। तलबा में मुताल्ले की आदत डालना, यानी कि वो खुद से स्टडी करे, खुद से कंस्ट्रक्टिव सोचे, खुद से एनालाइज करे, उसी की आदत बनाने के लिए वहाँ पर आपको असाइनमेंट स्कूल में दिए जाते हैं। और जो आपका जिससे क्या होगा, होलिस्टिक आपका अप्रोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 में चलते हैं। मुअल्लिम को तदरीसी मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? यानी कि आपसे ये बोला गया है, मुआविन अशिया का इस्तेमाल का मतलब ये है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलिए आप शॉर्ट में बोलते हैं TLM। टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको नाम से जाना जाता है। तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए बिल्कुल दोस्तों, जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कोई टीचर यूज़ करता है तो उससे क्या होती है, जो आपकी तदरीस होती है, आपकी जो स्टडी होती है, जो सिखाना चाहता है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। इक्तिसाबी अमल को आसान बनाने के लिए बिल्कुल जो आप सिखाना चाह रहे हो उससे और आसानी से सिखा पाएंगे। तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने के लिए ये भी ठीक है। यानी कि जब कोई कंटेंट आप लेके जाएंगे उनको पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कोई TLM आप लेके जाएंगे तो तलबा जो है, आपके स्टूडेंट जो है, आप उनकी तवज्जो आपकी तरफ बिल्कुल रहेगी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है और तीनों ही ऑप्शन की वजह से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। मुअस्सिर कमरे जमात माहौल के लिए लाजमी है। क्या लाजमी है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है तालिब इल्म मुअल्लिम में बाहमी तामुल। यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर ताल्लुक़, यानी कि बाहमी ताल्लुक़ होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी क्या होगे, मुअस्सिर कमरे जमात माहौल होगा। यानी कि आपसे जो क्लास का जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होगा और आप वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। अब SSA की फुल फॉर्म पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 39 में। SSA क्या समग्र शिक्षक अभियान है, यह सर्व शिक्षा अभियान है, यह सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षण या सर्व शिक्षा या सर्व शिक्षक अभियान? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पर है शिक्षण नहीं है, यहाँ पे समग्र नहीं है, यहाँ पर है आपका सर्व शिक्षक भी नहीं है, तो आपका सर्व शिक्षा अभियान है। तो SSA की फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 86वीं अमेंडमेंट में, 86 अमेंडमेंट जब आया था
तब ये लाया गया था। और इसके अंदर क्या था, अचीवमेंट किसके लिए, ये जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, यानी कि जो छोटी क्लास होती है आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन तक, उनको यूनिवर्सलाइजेशन, उनको एक साथ जोड़ने के लिए वहाँ पे ये सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में जमात 6 से 8 के दौरान तलबा के लिए बैकलेस पीरियड कितने मुद्दत का है। यानी कि बैकलेस पीरियड का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि स्टूडेंट को, जो 6ठी से 8वीं क्लास के स्टूडेंट है, उनको क्लास में विदाउट बैग जाना होगा। किसके दो, कौन कहता है ये, कौमी तालीमी पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसमें कहता है कि बैग बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे। और वो कितने दिन की मुद्दत होगी, कितने डेज हैं वो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो है आपके 10 दिन। 10 दिन स्टूडेंट को ऐसे मतलब वहीं के जो लोकल वोकेशनल चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी। जैसे आप कारपेंटर्स का कोर्स हो गया, जैसे गार्डनिंग सिखा सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट सिखा सकते हैं। तो ये जो लोकल वहीं के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो वहाँ पर आपको 10 दिन में वहाँ पे कराए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 9 से 25 जा रहा है, 25 से 49, फिर 49 से 81, तो 81 के बाद क्या। तो देखो दोस्तों 9 किसका स्क्वायर होगा, यह होगा आपका 3 का स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 5 का स्क्वायर, ये होगा 7 का स्क्वायर और ये होगा 9 का स्क्वायर। देखो यहाँ से ये 2 बढ़ रहा है, +2, फिर 5 से 7 भी +2, 7 से 9 भी +2, अब 9 से 11 भी +2 होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर होना चाहिए था। और 11 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको मालूम है, 121। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, AGM BHN CIO। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, A से B गया, B से C गया, B से C गए यहाँ पे, तो C के बाद क्या आना चाहिए था यहाँ पर, C के बाद आना चाहिए था आपका D, C के बाद आना चाहिए था D। तो D देखो एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन को आपको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन सारे कट जाएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी आपको मैं चेक करके बता दूं, उसके बाद जब आप आगे चेक करोगे, तो आगे जब आप चेक करोगे तो आप यहाँ पाओगे कि G से H, GH I, उसके बाद I आएगा, I के बाद आता है आपका J, उसके बाद आपका J, फिर ऐसे ही M से N, फिर O, फिर आपका आएगा P, O के बाद P, तो DGDJP। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर बकेट का कोड CKUEBT है तो डस्टर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बकेट, BUCKET, और फिर इसका उल्टा लिख देते हैं जो गिवन है, यानी कि CKUEBT। अब यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर जब रिलेशन देखेंगे तो दोस्तों आखिरी का तो एज इट इज़ है, यानी कि लास्ट में अगर आप यहाँ डस्टर लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ DUSTER, तो नीचे क्या आएगा आपका R ही आएगा। R देखो कितने ऑप्शन में, इसमें लास्ट में R नहीं है, इसमें भी R नहीं है। अब सिर्फ 2 ऑप्शन में R है, C या D। हमारा ऑप्शन C है या D है। फिर देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, ये वाला E गया इधर, ये वाला E गया इधर, तो यानी कि सेकंड वाला जाएगा इधर जाएगा T के नीचे। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यानी कि दोनों बैलेंस हो रही है चीज़, ठीक है। अब B से C, यानी कि ये वाला C जो था ये गया इधर, यानी कि ये वाला S आएगा इधर। तो S देख लेते कहाँ है, S सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। बाकी आप इस तरीके से आप देख पाएंगे, U गया इधर और K आया इधर और B आया इधर। इस तरीके से आप जब ये करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका फाइनली अल्टीमेटली बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। अब 44 दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपका है। इसमें बोला गया है आज से 6 साल पहले
रीमा की उम्र सानिया से 2 गुना थी। रीमा की उम्र सानिया से 2 गुना थी। अगर आज रीमा की उम्र 16 साल है तो सानिया की उम्र क्या होगी? तो मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि रीमा की प्रेजेंट एज कितनी है दोस्तों? 16 साल। अच्छा, 6 साल पहले रीमा की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 6 साल पहले जब 6 माइनस कर दो तो रीमा की 10 साल होगी। अब ये बोला गया है कि रीमा की उम्र सानिया से 2 गुना थी, यानी कि रीमा जो थी 2 गुना थी सानिया के। तो रीमा है आपकी 10, तो 2 × 7, तो सानिया की उम्र कितनी होगी? सानिया की उम्र होगी आपकी, नीचे आ जाएंगे तो 5, यानी कि 6 साल पहले सानिया की उम्र 5 थी, तो इसमें 6 साल और जोड़ देंगे। अभी प्रेजेंट एज पूछी है तो सानिया की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 5 + 6 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11 साल। 11 साल ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर है सी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया फयाज एक सफ में दोनों अतराफ से, यानी कि दोनों तरफ से 19वें नंबर पर आता है, तो सिन सफ में कितने अफराद है? यानी कि एक आपकी सफ है जिसमें जो फयाज जो है वो दोनों तरफ से 19वें नंबर पर आता है। यहाँ से भी लेफ्ट से जब इधर जाएंगे तो 19वें पे आ रहा है, इधर से भी जाओगे तो इससे पहले 18 है, इससे पहले भी 18 है, तो कितने टोटल है यहाँ पे दोस्तों? 18 इधर है, 18 इधर है, 18 हो गए आपके 36, और खुद एक फयाज है आपका जो फयाज है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, यानी कि कितने अफराद हो गए वहाँ पे? टोटल हो गए 37। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। 46 में चलते हैं। सवालिया निशान की जगह मुनासिब तरीन अदद लिखिए। 3 से 7 जा रहा है, 7 से 15 जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 63। तो देखो दोस्तों, 3 से 4 का मतलब है आपका +4, और यहाँ पर है +8, यानी कि डबल हो रहा है। 8 का डबल करोगे तो +16 होगा, और जब 15 में 16 जोड़ोगे आपका आ जाएगा। 15 में जब आप 16 जोड़ोगे तो आपका 31 आ जाएगा, और 16 में फिर 32 जोड़ोगे, 31 में 32 जोड़ोगे, 16 का डबल हो जाएगा 32, और 31 में 32 जोड़ोगे तो 63, यानी कि सही ऑप्शन आया हमारा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 में चलते हैं। हफीज़ और नफीस भाई हैं, ठीक है, हफीज़ और नफीस आपस में भाई हैं। रुखसाना और शाज़मा बहनें हैं। हफीज़ का बेटा शाज़मा का भाई है, नफीस का रुखसाना से क्या रिश्ता है? यानी तो दोस्तों हफीज़, ये हफीज़ है और ये आपका है नफीस, दोनों प्लस है क्योंकि भाई है, इसलिए प्लस लिख दिया मैंने। ये दोनों आपस में भाई हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है रुखसाना और शाज़मा बहनें हैं, तो रुखसाना और शाज़मा ऊपर लिख लेता हूँ मैं मैच करने के लिए। रुखसाना और शाज़मा ये दोनों आपस में क्या हैं? बहनें हैं। हफीज़ का बेटा शाज़मा का भाई है। हफीज़ का बेटा यानी कि दोस्त इसका बेटा होगा, इसका कोई बेटा होगा, और वो किसका भाई है? वो प्लस मैंने लिखा है मेल के लिए, वो किसका भाई है? शाज़मा का, यानी कि शाज़मा। और शाज़मा किसकी बहन है? आपकी रेशमा की, रुखसाना की, सॉरी। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो बेटा है और ये दोनों जो लड़की है ये किसकी है? ये हफीज़ की है। तो पूछा गया नफीस का रुखसाना से क्या रिश्ता है? तो नफीस का जो रुखसाना से रिश्ता है, भाई तो होगा नहीं बिल्कुल भी क्योंकि ऊपर रिलेशन है। बाप भी नहीं हो सकता क्योंकि बाप तो इनका हफीज़ है। चाचा हो सकता है, दादा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये हफीज़ और नफीस आपस में भाई है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है और वो है आपका चाचा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। मंदरजा झेल में मुतबादिलात में से इन लफ्ज़ का इंतखाब करे जो स्ट्रिंजमेंट हुरूफ से तश्कील नहीं होगा, यानी कि यह बताना है कि कौन सा वर्ड इससे नहीं बनेगा, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, हमें यह बताना है दोस्तों। अब देखते हैं, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक मिनट,
ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट बन सकता है? जर्मन बन सकता है, GER भी है इसमें, MEN भी बन जाएगा। देखो दोस्तों इसमें 2 टी है, लेकिन ट्रीटमेंट में 1, 2 और 3 टी है, तो ट्रीटमेंट नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि 3 टी वहाँ पर नहीं है। मंदरजा झेल में से एक को मुंतखब करे जो दीगर 3 से मुख्तलिफ है। आँख है, ज़बान है, कान है या नाक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप बता भी सकते हैं। आँख, अगर मैं 2 तरीके से इसको बता सकता हूँ। आँख कितनी होती है दोस्तों? आपकी होती है 2, बिल्कुल सही कहा आपने। कान कितने होते हैं? ये भी आपके 2 होते हैं, और नाक के जो नथने होते हैं ये भी आपके होते हैं 2, लेकिन ज़बान होती है 1, तो इसीलिए ये ऑड हो जाएगा। या आप ये देख सकते हो, आँख होती है बाहर की तरफ और कान भी बाहर की तरफ, नाक भी बाहर की तरफ, लेकिन ज़बान होती है अंदर वाला पार्ट, तो इसलिए ये ज़बान आपका हो जाएगा सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है? सवाल या निशान की जगह यानी कि हमको इसमें एक क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड करना होगा। 6, 8, 2 से क्या 20 बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होगे कि 6, 8, 2। तो अगर मैं 6 का डबल कर दूं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आएगा 12, और 12 में ये वाला 8 अगर जोड़ दूं, 12 में 8 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा आपका 20, यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलर नीचे वाला करके देख लेते हैं। 7, 2, 4, 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 4 से, और ये वाला 2 जो था बीच वाला प्लस कर दूं, क्या 30 आ रहा है? बिल्कुल 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो इसके लिए निकालेंगे, क्या आएगा? 8, 7, 6, यानी कि 8 को मुझे करना है 6 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देना है 7। 8 छिंग होगा 48 दोस्तों, 48 में 7 जोड़ लो आप, और जब 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, यह आएगा आपका 55। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों 55। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था 55। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए, और पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे अपना स्पेसिफिक यानी कि सोशल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने मानू बीएड से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने डिटेल सिलेबस बताया है उसके अंदर और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, तो वो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो मानू से बीएड करना चाहते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।